वेलकम टू द सीरीज़ ऑफ मिड टर्म एग्ज़ाम्स प्रिपरेशन। ये मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन सीरीज़ की वीडियो है, कंप्लीट सीरीज़ इस चैनल के ऊपर अपलोड की जा रही है। और आज की वीडियो के अंदर आपको ECO 402 के मिड टर्म एग्ज़ाम्स की प्रिपरेशन के लिए लेक्चर नंबर 12 से लेकर 22 तक के मेन पॉइंट्स करवाए जा रहे हैं। तो शुरू करते हैं आज के इस ट्यूटोरियल को। इसमें सबसे पहले है कंज्यूमर सरप्लस। कंज्यूमर सरप्लस डिफरेंस होता है मैक्सिमम प्राइस जो कि कंज्यूमर विलिंग होता है पे करने के लिए गुड या सर्विस को, और एक्चुअल प्राइस जो वो पे करते हैं। ये रिप्रेजेंट करता है बेनिफिट जो कंज्यूमर को मिलता है उसके ऊपर जो वो पे करते हैं। कंबाइन करते हुए कंज्यूमर सरप्लस एग्रीगेट प्रॉफिट के साथ जो प्रोड्यूसर जो है अर्न करते हैं, हम एनालाइज कर सकते हैं कॉस्ट और बेनिफिट जो है डिफरेंट मार्केट स्ट्रक्चर के। इसके अलावा पब्लिक पॉलिसीज़ जो कि अल्टर करते हैं बिहेवियर कंज्यूमर्स और फर्म्स का। एक पॉजिटिव जो नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी एग्जिस्ट करती है अगर क्वालिटी क्वांटिटी जो है गुड्स की जिसको डिमांड करते हैं कंज्यूमर इंक्रीज़ होना, रिस्पॉन्स में इंक्रीज़ होने के परचेजेस दूसरे कंज्यूमर की तरफ से, और नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज़ जो है वो उसके सिर्फ अपोजिट हैं। स्नोप इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं, एक टाइप है नेगेटिव नेटवर्क एक्सटर्नैलिटी की जहाँ पे डिमांड जो है गुड की एक्चुअली इंक्रीज़ होती है जैसे ही फ्यूअर पीपल उसको ओन करते हैं। और ये जो है ड्रिवन होता है डिज़ायर से, एक्सक्लूसिविटी और जो यूनिकनेस होती है। डिस्क्राइबिंग रिस्क की हम बात करते हैं तो इसके अंदर मेजर करने के लिए रिस्क हमें लाजमी तौर पे जानना चाहिए जो पॉसिबल आउटकम्स हैं, एक लिस्ट जो है तमाम पॉसिबल रिजल्ट की, एक अनसर्टेन इवेंट्स की, और जो प्रोबेबिलिटी है प्रोबेबिलिटीज़ हैं, लाइकलीहुड है हर आउटकम की जो कि हो रही है। इंटरप्रेटिंग प्रोबेबिलिटी ऑब्जेक्टिव वर्सेस सब्जेक्टिव। प्रोबेबिलिटी लाइकलीहुड होती है, एक चीज़ होती है कि गिवन आउटकम जो है वो होगा। और ऑब्जेक्टिव इंटरप्रिटेशन जो है, ऑब्जेक्टिव जो है बेस करती है ऑब्जर्व फ्रीक्वेंसीज जो है पास्ट इवेंट्स की, और जो सब्जेक्टिव है बेस करती है पर्सनल जजमेंट, परसेप्शन या एक्सपीरियंस इवन के बगैर किसी हिस्टोरिकल डेटा के भी। एक्सपेक्टेड वैल्यू की हम बात करें, वेटेड एवरेज जो होता है तमाम पॉसिबल पे ऑफ या वैल्यूज़ का, जहाँ पर वेट जो है प्रोबेबिलिटीज़ वेट जो है वो प्रोबेबिलिटीज़ होते हैं तमाम आउटकम के, और ये मेजर करता है सेंट्रल टेंडेंसी को रिस्की सिचुएशन का रिप्रेजेंट करते हुए पे ऑफ या फिर जो वैल्यू एक्सपेक्टेड होती है एवरेज के ऊपर। वेरिएबिलिटी की अगर हम बात करते हैं, इससे मुराद ये कि किस हद तक जो है पॉसिबल आउटकम एक अनसर्टेन इवेंट के डिफर करते हैं एक दूसरे से, और ये रिफ्लेक्ट करता है स्प्रेड या डिस्पर्जन जो है पोटेंशियल रिजल्ट्स का। डेविएशन की अगर हम बात करते हैं तो डिफरेंस होता है एक्सपेक्टेड पे ऑफ और जो एक्चुअल पे ऑफ रिसीव हुआ एक स्पेसिफिक इंस्टेंस में। रिस्क अवर्स की अगर हम बात करते हैं, इंडिविजुअल्स रिस्क अवर होते हैं अगर उनके पास होता है एक डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ इनकम, और वो प्रेफर करते हैं एक सर्टेन आउटकम जो है एक अनसर्टेन वन तक सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। और रिस्क न्यूट्रल की हम बात करें, इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो रिस्क न्यूट्रल हैं अगर वो इंडिफरेंट होते हैं एक सर्टेन और अनसर्टेन आउटकम के दरमियान सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। रिस्क लविंग की हम बात करें, इंडिविजुअल्स रिस्क लविंग होते हैं अगर वो प्रेफर करते हैं अनसर्टेन आउटकम जो है एक सर्टेन आउटकम को सेम एक्सपेक्टेड वैल्यू के साथ। सो रिस्क लविंग जो लोग होते हैं उनमें ऐसे लोग आए थे जो गैम्बलिंग और जो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटीज़ में होते हैं, यहाँ पर भी हमें देखने में मिलते हैं। रिस्क प्रीमियम की अगर हम बात करते हैं, जो अमाउंट ऑफ मनी एक रिस्क अवर पर्सन विलिंग होता है कि वो पे करे ताकि अवॉइड करे रिस्क रिस्की सिचुएशन को। रिस्क अवर्जन और इनकम को हम देखें, जो वेरिएबिलिटी होती है पोटेंशियल पे ऑफ के अंदर इंक्रीज करता है रिस्क प्रीमियम भी, और जितना ज़्यादा अनसर्टेनिटी होती है उसका मतलब ये कि हायर प्राइस होता है रिस्क अवॉइड करने के लिए। इंडिफरेंस कर्व की हम बात करें, कॉम्बिनेशन होता है एक्सपेक्टेड इनकम और जो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ इनकम होता है जो कि प्रोवाइड करता है सेम लेवल ऑफ यूटिलिटी एक इंडिविजुअल को। रिड्यूसिंग रिस्क की हम बात करते हैं, कंज्यूमर एम्प्लॉय करते हैं 3 मेन स्ट्रेटजीज रिस्क को कम करने के लिए। डाइवर्सिफाई करते हैं, वो इंश्योरेंस भी करते हैं। डाइवर्सिफाई में ये होता है कि एक जगह पे इन्वेस्ट ना करें, डिफरेंट जगहों पे इन्वेस्ट करते हैं। इंश्योरेंस भी करते हैं और ज़्यादा इन्फॉर्मेशन हासिल करना भी होता है। रिस्क को डाइवर्सिफाई किया जाता है। एसेट्स एंड कैपिटल गेन या लॉस की बात करें, एसेट्स से मुराद कोई चीज़ जो कि जनरेट करती है फ्लो
जो है मनी या सर्विस का उसके ऑनर्स को, जबकि गेन या कैपिटल लॉस की बात करें तो इंक्रीज या डिक्रीज होना वैल्यू के अंदर जो है वो एसेट्स के। सो रिस्की एंड रिस्क लेस एसेट्स की हम बात करें, रिस्की एसेट्स जो होते हैं प्रोवाइड करते हैं अनसर्टेन फ्लो जो है मनी या सर्विसेज का, जैसे कि स्टॉक्स वगैरह आ जाते हैं इसके अंदर। और रिस्क लेस एसेट्स की हम बात करते हैं तो ये प्रोवाइड करते हैं सर्टेन फ्लो ऑफ मनी या सर्विसेज, जिसके अंदर गवर्नमेंट बॉन्ड्स या फिर सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट आ जाते हैं। एसेट रिटर्न की हम बात करते हैं, सो रिटर्न ऑन एसेट्स में टोटल मॉनेटरी फ्लो जो होता है एसेट से रिलेटिव जो कि उसके होता है प्राइस के। और रियल रिटर्न की हम बात करें, नॉमिनल रिटर्न से हम माइनस करते हैं रेट ऑफ इन्फ्लेशन को, और ये जो है एडजस्ट करते हैं जो प्राइस है। जाहिर बात है जो महंगाई बढ़ रही है उसकी वजह से हम जो है वो उसको एडजस्ट कर रहे होते हैं। सो रियल रिटर्न वो खिलाया जाता है कि इसमें से जो महंगाई का असर पड़ा है, जाहिर बात है उसको हम माइनस करेंगे फिर। सो एक्सपेक्टेड वर्सेस एक्चुअल रिटर्न की हम बात करें, जो एक्सपेक्टेड रिटर्न होता है, रिटर्न जो कि एक एसेट जो है प्रिडिक्ट होता है कि वो अर्न करें ऑन एवरेज। और एक्चुअल रिटर्न हम बात करें, रिटर्न जो कि एसेट एक्चुअली अर्न करता है गिवन पीरियड में। रिटर्न एंड रिस्क जो है, रिस्क एंड रिटर्न हम देखें तो हायर पोटेंशियल रिटर्न जो है जनरली एसोसिएट होते हैं बहुत ज़्यादा रिस्क के साथ। टेक्नोलॉजी ऑफ प्रोडक्शन की हम बात करें, प्रोडक्शन प्रोसेस में सो जो कॉम्बिनेशन है इनपुट का क्रिएट करने के लिए का आउटपुट। और प्रोडक्शन फंक्शन की हम बात करें, शो करता है हाईएस्ट पॉसिबल आउटकम जो कि एक फर्म जो है अचीव कर सकती है हर कॉम्बिनेशन के लिए इनपुट के जो उसकी गिवन टेक्नोलॉजी है उसके सामने उसको रखते हुए, और जो एफिशिएंट ऑपरेशन। और एक कॉमन एग्जांपल ये कि क्यू बराबर होता है एफ बाय के एल के, जहाँ पर क्यू आउटपुट, के जो है कैपिटल, एल जो है वो लेबर है। इनपुट फ्लेक्सिबिलिटी की अगर हम बात करें तो आईएसओ कॉन्ट कर्व्स होते हैं, शो करते हैं डिफरेंट कॉम्बिनेशन इनपुट के जो कि प्रोड्यूस करते हैं सेम लेवल ऑफ आउटपुट। और ये डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं फ्लेक्सिबिलिटी इनपुट के चॉइसेस के अंदर जो कि अवेलेबल होती हैं एक फर्म को। शॉर्ट रन वर्सेस लॉन्ग रन की बात करें, शॉर्ट रन से मुराद एक पीरियड जहाँ पर एटलीस्ट एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन फिक्स होता है। लॉन्ग रन के अंदर एक पीरियड जहाँ पर तमाम फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन वेरिएबल होते हैं। प्रोडक्शन विद टू वेरिएबल इनपुट्स की हम बात करें तो लॉन्ग रन के अंदर क्या है कि दोनों कैपिटल और लेबर जो है वो वेरिएबल है, उससे ज़्यादा फ्लेक्सिबल जो है वो प्रोडक्शन प्रोसेस होता है। और आइसो कॉन्ट्स जो है वो यूज़ किया जाता है एनालाइज करने के लिए डिफरेंट इनपुट कॉम्बिनेशन जिनसे सेम जो है वो आउटपुट मिलता है। डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन की अगर हम बात करते हैं, सो आइसो कॉन्ट एनालिसिस जो है डिमॉन्स्ट्रेट करता है कॉन्सेप्ट जो डिमिनिशिंग मार्जिनल रेट ऑफ सब्सटीट्यूशन शो करते हुए कि कैसे इंक्रीज़ होना एक इनपुट के अंदर, उससे हमें मिलता है स्मॉलर और स्मॉलर गेन जो है वो आउटपुट के अंदर। यानी कि एक इनपुट में तो हो रहा है इंक्रीज़, लेकिन दूसरे जो है वो कांस्टेंट है, लेकिन जो फिर हमें गेन मिलेगा आउटपुट के अंदर स्मॉलर एंड स्मॉलर मिलता है। सो अज्यूम करें कि कैपिटल जो है वो 3 है और लेबर इंक्रीज़ होता है 0 से 1 2 3 4। नोटिस करें जो आउटपुट इंक्रीज हो रहा है वो कुछ डिक्रीजिंग रेट पे है, कुछ इस तरीके से कि जैसे कि पहला हुआ 55, फिर 20, फिर 15। और इसी तरह से अगर लेबर को हम 3 अज्यूम कर लें, तो जो कैपिटल इंक्रीज हो रहा है 0 1 2 3 4, सो हम यहाँ पर भी हम देख सकते हैं कि जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग रेट के ऊपर जो हम इंक्रीज देखते हैं वो है 55, फिर 20, फिर 15। सो अकाउंटिंग कॉस्ट वर्सेस इकोनॉमिक कॉस्ट दोनों कॉस्ट होती हैं। सो अकाउंटिंग कॉस्ट के अंदर होता क्या है कि एक्चुअल एक्सपेंसेस आ जाते हैं, प्लस डेप्रिसिएशन जो चार्ज की जाती है फिक्स एसेट्स वगैरह के ऊपर, जिनको इकोनॉमिक्स के अंदर हम कैपिटल इक्विपमेंट वगैरह कहते हैं। इसके मुकाबले में इकोनॉमिक कॉस्ट जो होती है उसमें अकाउंटिंग कॉस्ट तो शामिल है ही, साथ में अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी शामिल हो जाती है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी होती है शामिल इकोनॉमिक कॉस्ट के अंदर, यानी कि जो पैसे वगैरह लग रहे हैं वो तो अपनी जगह है ही, लेकिन यहाँ पर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट भी आ जाती है। यानी कि एक जगह पैसा लगाया है तो पैसा दूसरी जगह भी लगाया जा सकता था, तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। एक अपॉर्चुनिटी छोड़कर दूसरी पे हम जा रहे हैं तो ये अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है, क्योंकि हमने दूसरी अपॉर्चुनिटी मिस की एक को गेन करने के लिए। चाहे हम पैसा एक जगह लगाएं तो जाहिर बात है पैसा तो हम एक जगह भी लगा रहे हैं या दूसरी जगह भी, तो इसके अंदर अपॉर्चुनिटी कॉस्ट आ जाएगी कि एक जगह लगा रहे तो हम दूसरी जगह भी लगा सकते थे।
सो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या, आप इसको भी समझना ज़रूरी होता है। ये जो है वैल्यू होती है फॉरगॉन अपॉर्चुनिटीज़ की, उन अपॉर्चुनिटीज़ की जिनको हमने एक तरह से छोड़ दिया है, उनकी वैल्यूज़ होती है। जब एक रिसोर्स यूज़ किया जाता है स्पेसिफिक पर्पस के लिए, सो ये वो कॉस्ट होती है जो आप गिव अप करते हैं ताकि कोई चीज़ आपको मिले। एक चीज़ आपने छोड़ी, दूसरी आपको मिले, उसकी ये कॉस्ट है, सिंपल सी बात है। सो फॉर एग्जांपल कि एक फर्म जो है जिसकी अपनी बिल्डिंग है वो यूज़ कर रहे हैं उसको, ज़ाहिर बात है अपने बिजनेस के लिए अगर यूज़ कर रहे हैं बगैर किसी रेंट के, सो ये भी एक अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। क्या बिल्डिंग को वो उसी काम के लिए यूज़ कर रहे हैं, किसी और काम के लिए भी वो यूज़ कर सकते थे, सो ये भी है। तो यही अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसी तरह से आप जो है वो लेसन देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, लेसन देख रहे हैं या स्टडी कर रहे हैं, तो इसकी जगह आप कुछ और भी कर सकते थे, कुछ और भी देख सकते थे या कुछ और भी कर सकते थे, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। और इसी तरह से एक शख्स ऑफिस में जाके वो काम करे 9 to 5 या कितने भी आवर, अब वो काम कर रहे हैं, वो भले ही चाहे वो वहाँ पे नहीं कर रहा, ज़ाहिर बात है उसको तो पे मिल रहा है, लेकिन वो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है। वो काम करने की जगह वो कुछ और कर सकता था, तो ये भी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट जो है उसको कंसिडर किया जाएगा। अब संक कॉस्ट की हम बात करें तो एक्सपेंडिचर, ऐसे एक्सपेंडिचर जिनको हम रिकवर नहीं करते, और संक कॉस्ट को इन्फ्लुएंस नहीं करना चाहिए फ्यूचर डिसीजन, क्योंकि ये इररिलेवेंट हो जाते हैं आउटकम से। फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट की हम बात करें, फिक्स कॉस्ट तो वो है जो कि फिक्स रहती है, यानी कि आउटपुट से फ़र्क नहीं पड़ता, जितनी भी प्रोडक्शन हो रही है उसमें इजाफा हो जाए उससे फ़र्क ही नहीं पड़ेगा। इसकी कॉमन एग्जांपल रेंट है। रेंट ज़ाहिर बात है सेम रहेगा, आप एक बिल्डिंग किराए पे लिए, रेंट पे लिए, इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि उसमें क्या काम होता है क्या नहीं होता, रेंट तो फिक्स ही रहेगा। और वेरिएबल कॉस्ट वो होती है जो कि वेरी हो जाती है। इसमें बहुत कॉमन एग्जाम्पल रॉ मटेरियल्स है। रॉ मटेरियल्स जो है वो बहुत कॉमन एग्जाम्पल, जितनी ज़्यादा होगी ज़ाहिर बात है प्रोडक्शन उतनी ज़्यादा रॉ मटेरियल होगा, और जो है ज़ाहिर बात है टोटल कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट जो है फिक्स कॉस्ट के जो है वो बराबर हो जाती है। सो फिक्स कॉस्ट जो है वो, वैसे तो टोटल कॉस्ट बराबर है फिक्स कॉस्ट प्लस वेरिएबल कॉस्ट के। अच्छा, फिक्स कॉस्ट जो है वो कॉस्ट होती है जो कि पे करती है एक फर्म जो कि बिजनेस के अंदर होती है, रिगार्डलेस के जो आउटपुट है। और संक कॉस्ट कॉस्ट होती है जो कि हो चुकी है इनकर्ड और वो रिकवर नहीं की जा सकती। सो अब हमारे पास जो वो मार्जिनल कॉस्ट है, ये एडिशनल कॉस्ट होती है। जब कभी भी एक एक्स्ट्रा यूनिट बनाया जा रहा है तो उसकी जब कॉस्ट पे करेंगे वो मार्जिनल कॉस्ट होगी। और एवरेज टोटल कॉस्ट भी होती है। टोटल कॉस्ट पर यूनिट होती है, पर यूनिट ऑफ आउटपुट होती है। टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी जब हम करते हैं तो एवरेज, सॉरी, जो टोटल कॉस्ट हो गई, टोटल कॉस्ट पर यूनिट ऑफ आउटपुट है ये। सो जब टोटल कॉस्ट में से हम उसको हम डिवाइड करेंगे, जो क्वांटिटी होगी, जो आउटपुट है उसकी जो क्वांटिटी होगी उसको हम करेंगे, तो हमारे पास एवरेज टोटल कॉस्ट जो है वो आ जाएगी। नाउ द डिटर्मिनेंट्स ऑफ शॉर्ट रन कॉस्ट। सो जो रिलेशनशिप होता है प्रोडक्शन फंक्शन और कॉस्ट के दरमियान, उसको एग्जाम्पलीफाई किया जा सकता है या तो इंक्रीजिंग रिटर्न्स के ज़रिए, और जो कॉस्ट है, या फिर डिक्रीजिंग रिटर्न और कॉस्ट। सो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल को हम देखें तो जो कॉस्ट है यूज़ करने की कैपिटल जो है प्रोडक्शन के अंदर, जिसमें शामिल इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन भी और इंटरेस्ट जो कि अर्न किया जा चुका है उस कैपिटल के ऊपर, अगर उसको कहीं और इन्वेस्ट किया जाता। सो यूज़र कॉस्ट ऑफ कैपिटल बराबर है इकोनॉमिक डेप्रिसिएशन प्लस इंटरेस्ट रेट मल्टीप्लाई बाय वैल्यू ऑफ कैपिटल। और आईएसओ कॉस्ट लाइन की अगर हम बात करें, एक लाइन जो कि रिप्रेजेंट करी तमाम कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल का जिनको परचेज किया जा सकता है गिवन टोटल कॉस्ट के लिए। सो कॉस्ट इन लॉन्ग रन की अगर हम बात करें तो फर्म का एम होता है कि मिनिमाइज करें उनकी कॉस्ट, फाइंड करते हुए मोस्ट एफिशिएंट कॉम्बिनेशन लेबर और कैपिटल का जो हर लेवल ऑफ आउटपुट है उसके लिए। सो लॉन्ग रन वर्सेस शॉर्ट रन कॉस्ट कर्व की अगर हम बात करें, सो क्वेश्चन है कि कैसे एवरेज कॉस्ट बिहेव करेगी जब तमाम इनपुट वेरिएबल हो, इसके मुकाबले में जब एक ही इनपुट जो है वेरिएबल हो। अब ये एक क्वेश्चन आता है सामने। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट की हम बात करें, सो अगर डबल किया जाए इनपुट, डबल होता है आउटपुट। लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल।
सो अगर डबल किया जाता है इनपुट मोर देन डबल आउटपुट, लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो डिक्रीज हो जाती है, यानी कि इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। सो लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो टिपिकली यू शेप्ड है इकोनॉमीज और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल की वजह से। इनपुट अगर डबल होता है तो इंक्रीज होता है आउटपुट में, और वो लेस देन ट्वाइस होता है एज लार्ज, और एवरेज कॉस्ट इंक्रीज होना आउटपुट से। लॉन्ग रन में फर्म एक्सपीरियंस करती है इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, इसी वजह से लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट जो है वो है यू शेप। सो नाउ द इकोनॉमीज एंड डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल। इकोनॉमीज ऑफ स्केल की हम बात करें, सो जब इंक्रीज किया जा रहा है इनपुट्स को प्रोपोर्शनली तौर पर, उससे जो है वो ग्रेटर है प्रोपोर्शनल इंक्रीज इन आउटपुट से। सो ये तो इकोनॉमीज ऑफ स्केल है। और डिस इकोनॉमीज ऑफ स्केल ये कि जब इंक्रीज किया जा रहा है इनपुट को प्रोपोर्शनली तौर पर, वो जो है उससे क्या होता है कि लेस देन प्रोपोर्शनल इंक्रीज होता है आउटपुट में। सो प्रोडक्शन विद टू आउटपुट्स, इकोनॉमीज ऑफ स्कोप। सो इकोनॉमीज ऑफ स्कोप के मुताबिक जब हम प्रोड्यूस कर रहे हैं मल्टीपल आउटपुट्स को जॉइंटली, वो ज़्यादा एफिशिएंट है, लोअर कॉस्ट है इसके मुकाबले में कि प्रोड्यूस करें हर आउटपुट को हम सेपरेटली अगर हम करेंगे उसके मुकाबले में। और एग्जांपल जो है वो डिमॉन्स्ट्रेट करती है कंबाइनिंग करना सिमिलर प्रोडक्शन के वो कॉस्ट इफेक्टिव हो सकता है। अब एक एग्जांपल यहाँ दी गई है, जैसे कि चिकन फार्म के अंदर पोल्ट्री और एग्स हैं, और ऑटोमोबाइल कंपनी में कार और ट्रक्स हैं, यूनिवर्सिटी में हम देखते हैं टीचिंग और रिसर्च एक साथ हो रहे हैं ये सब काम। सो व्हाट आर दी एडवांटेजेस ऑफ जॉइंट प्रोडक्शन। अब इसके क्या एडवांटेजेस हैं, कई सारे एडवांटेजेस हैं, और इनको हम कंसिडर कर सकते हैं कार प्रोड्यूसिंग कंपनी की को देखते हुए। सो एडवांटेज ये कि दोनों का इस्तेमाल किया जाता है, लेबर और कैपिटल का। फर्म यूज़ करती है शेयर मैनेजमेंट रिसोर्सेज, एक ही मैनेजमेंट को यूज़ किया जाएगा दोनों जगह पे, और बोथ यूज़ सेम लेबर स्किल्स एंड सेम टाइप ऑफ मशीनरी। दोनों जगह पर दोनों चीज़ों के लिए क्या होगा, एक ही तरह के लेबर और जो मशीनरी है उसका इस्तेमाल किया जाएगा। नाउ दी प्रोडक्शन। सो प्रोडक्शन ट्रांसफॉर्मेशन कर्व होता है, ये शो करता है बहुत से कॉम्बिनेशन, दो या ज़्यादा आउटपुट जो कि एक फर्म प्रोड्यूस कर सकती है उसकी अवेलेबल रिसोर्सेज के साथ। और लर्निंग कर्व की अगर हम बात करें, ये इलस्ट्रेट करता है कैसे वर्कर एक्सपीरियंस करते हैं, कैसे वर्कर एक्सपीरियंस जो है वो रिड्यूस करते हैं अमाउंट ऑफ इनपुट जो कि ज़रूरी होता है पर यूनिट ऑफ आउटपुट के लिए, जिससे लोअर कॉस्ट होती है ओवर टाइम। और प्राइस टेकिंग की हम बात करें, फर्म जो है परफेक्टली कॉम्पिटिटिव मार्केट्स के अंदर, यानी कि जो परफेक्ट कंपटीशन के अंदर होती हैं, वो प्राइस टेकर होती हैं। जो प्राइस चल रहे होते हैं वो वही प्राइस चार्ज करती हैं। फर्म्स जो है वो बहुत ज़्यादा स्मॉल होती हैं कि इन्फ्लुएंस करें मार्केट प्राइस, और कंज्यूमर्स भी ज़ाहिर बात है प्राइस टेकर ही होते हैं इस तरह की मार्केट में। प्रोडक्ट होमोजेनिटी की हम बात करें, यानी कि इसमें क्या है कि प्रोडक्ट जो होती है तमाम फर्म्स की तरफ से वो परफेक्ट सब्सटीट्यूट होती है, आइडेंटिकल होती हैं, एक जैसी होती हैं। और फ्री एंट्री और एग्जिट होता है, फर्म इजीली आ सकती हैं और इजीली जा सकती हैं। सो डिटरमाइनिंग दी प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग लेवल ऑफ आउटपुट। प्रॉफिट जो कि उसका फार्मूला ये कि टोटल रेवेन्यू में से हम टोटल कॉस्ट को माइनस करते हैं। और फिर जो है वो है मार्जिनल रेवेन्यू एंड मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल रेवेन्यू से मुराद एडिशनल रेवेन्यू होता है, एडिशनल जो इनकम होती है प्रोड्यूस करने से एक ज़्यादा यूनिट ऑफ आउटपुट। और मार्जिनल कॉस्ट एडिशनल कॉस्ट होती है प्रोड्यूस करने से एक ज़्यादा जो आउटपुट है। तो ये थी आज की वीडियो। आपको इस बारे में कोई क्वेश्चन है, खास तौर पे इसमें कोई मिस्टेक दिखाई दे, ज़रूर हाईलाइट कीजिए। और इस पूरी सीरीज़ को देखने के लिए मिड टर्म और फाइनल टर्म एग्जाम्स की प्रिपरेशन के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन के ऊपर क्लिक कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।